22 जनवरी 1994 को क्या हुआ था, वो जो एनकाउंटर था जहाँ पे 3000 गोलियां दोनों साइड से चली? कि मुझे सुबह सुबह 8:30 बजे के करीब एक कॉल आया कि साहब जहाँ हीरा सिंह छुपा हुआ है वो बताने वाला एक कंक्रीट आदमी का एग्जैक्ट लोकेशन मेरे पास आया हुआ है। मैंने कहा लेकर आओ। वेट करने लगे फोर्स को हमने वहीं से बोला था कि जल्दी से जल्दी फोर्स भेजो कंट्रोल रूम। एक तो मॉर्निंग का टाइम हो तो लेट आई, मतलब तो मुझे बाद में समझ आया कि अगर ये डिकॉय होता, अगर ये प्लॉट होता तो मैं तो गया था उस दिन। करेक्ट, एम्बुश कर सकते थे आपको। हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है? इंडिया वाज बोर्न विद वन इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम, विच वॉज कश्मीर। बिकॉज कश्मीर 15 अगस्त को हमारे साथ नहीं था, क्योंकि वो डिसाइडेड नहीं है। एक प्रकार से एक स्टेट आधा बढ़ गया, कुछ 1/3 उधर रह गया, 2/3 हमारे पास आ गया। 71 वार जब हुआ, पाकिस्तान को रियलाइज हो गया भाई इंडिया को डायरेक्ट वार में नहीं हरा सकते। तो उसके बाद पाकिस्तान की जो ISI है वो उस पे आ गया कि वी विल ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। कश्मीर सॉलिडारिटी नाम का एक इवेंट कराया था ISI ने, जिसमें अलकायदा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब तो थे ही, पर एक बहुत सरप्राइजिंग वहाँ पे एक और ग्रुप था, हमास। को मीनिंग सिंपल है, जिहाद के नाम से, इस्लामिक सेंटिमेंट के नाम पे ये लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, बट वो सफल हमेशा होंगे ऐसी गारंटी नहीं। एक केस इन्वेस्टिगेट किया था जिसका नाम था पावर बैंक स्कैम ऐप, गूगल प्ले स्टोर से, और लोगों को मोटिवेट किया कि आप इसे डाउनलोड। वो 15 दिन में पैसा डबल करते थे। 1500 करोड़ का स्कैम था। जब हमने मनी ट्रेल को ट्रैक किया तो उसके क्रिमिनल सारे हांगकांग और चाइना बेस के थे। सम ऑफ द मनी वाज गोइंग टू हमास अकाउंट। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे मेरे गेस्ट है IPS अशोक कुमार जी, और इस पॉडकास्ट पे हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी को। IPS अशोक कुमार जी ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई है इस पॉडकास्ट में जिससे एज अ सिटीजन आपको ये पता चलेगा कि नेशनल सिक्योरिटी होती क्या है और इसमें आप क्या रोल प्ले कर सकते हो, और क्या भारत ट्रूली नेशनली सिक्योर्ड है। हमें किस तरह से हमारे बॉर्डर्स को और इंटरनल चीज़ों को सिक्योर करने की ज़रूरत है, वो सभी कुछ इस एपिसोड में आपको जानने को मिलेगा। इनफैक्ट IPS अशोक कुमार जी ने मुझे अपने खुद के एक्सपीरियंसेस बताए, जहां उन्होंने किस तरह से खालिस्तानियों से डील किया था वो भी पता चला, और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और खतरनाक स्टोरीज आपको जानने मिलेगी। ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा फॉर ऑल दोज पीपल जिन्हें नेशनल सिक्योरिटी या ट्रू क्राइम में इंटरेस्ट है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट इन 3, 2, 1। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो पे। थैंक यू। मैं जब आपका बैकग्राउंड पढ़ रहा था, आपकी जितनी भी पोस्टिंग्स अब तक रही है आपके इतने बड़े करियर स्पैन में, तो कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने मुझे शॉक भी किया, कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया। एंड आज उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, हम इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। हमारे नेबरहुड में ही कई सारे ऐसे देश है, बांग्लादेश फॉर एग्जांपल। तो इंटरनल सिक्योरिटी को समझना ही बहुत बड़ी एक चीज़ है। एक साइड होता है कि जहाँ पे सिविल सर्विसेज में जो ऑफिसर्स है वो समझे, वर्सेस एक साइड होता है जहाँ पे सिविलियंस भी इसे समझे, क्योंकि दायित्व तो सबसे बड़ा सिविलियंस का है, क्योंकि सोसाइटी में तो हम सबसे ज़्यादा रह रहे हैं। तो हम नहीं समझेंगे तो उसे, जो एक सोसाइटी को ख़राब करने के लिए एलिमेंट्स आते हैं वो बहुत ईजिली उसे कर देंगे। सर, आपने किताब भी लिखी है इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, जिसका आई थिंक 6th वर्जन है ये वाला, 6th एडिशन है, 6th एडिशन। मैग्रो हिल ने छापी है जी। सो इंटरनल सिक्योरिटी पे 6वां एडिशन आ गया। इसके पीछे रीज़न क्या है? ओवर द ईयर्स, मतलब आई एम गेसिंग कि इंटरनल सिक्योरिटी में भी अलग अलग प्रॉब्लम्स आती गई है। यस, इसके पीछे कारण ये है कि पहली बात तो ये कि 2013 में UPSC ने सिलेबस चेंज किया था हम्म। और पहली बार इंटरनल सिक्योरिटी सिलेबस का पार्ट बना। तो जो कोचिंग सेंटर्स थे उनको पता ही नहीं था उसको, सिलेबस को। दे कुड नॉट इवन डिसाइफर व्हाट द सिलेबस इज। वो गलत गलत चीज़ें पढ़ाने लगे बच्चों को। तो देन वन ऑफ द एस्पिरेंट्स अप्रोच्ड मी कि सर हमें आप कुछ गाइडेंस दीजिए। आई वाज विद BSF एट दैट टाइम, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो तब मैंने जो उसका जो स्टडी मटेरियल देखा, मैंने कहा यार तुम लोग को तो बिल्कुल उल्टा ही पढ़ा रहे हैं। सो तब मैंने उसको लिखने का प्लान किया, फर्स्ट एडिशन। दैट्स हाउ द फर्स्ट एडिशन केम। राइट। और जब जब आपका नॉलेज होता है और जब बुक लिखना होता है उसमें बहुत गैप है। फिर बुक के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, बिकॉज फिर फुल्ली ऑथेंटिक होना है, नॉलेज होना अलग बात है। एक किताब लिख रहे हो पूरे, तो पर्सपेक्टिव देना पड़ता है किसी को, सामने वाले को। तो उसके लिए मुझे बहुत रिसर्च भी करनी पड़ी। अब
इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक ऐसा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर टेररिज्म हो, चाहे वो नक्सलिज्म हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, ये चेंजिंग वो है, मतलब हर साल कुछ ना कुछ नया चेंजेस आ कुछ हो रहा जाते है, हैं। राइट। तो ऑन एन एवरेज मैंने उसको हर दूसरे साल नया एडिशन लाने की हुँ, कोशिश की है, क्योंकि मार्केट में तो टॉप पे रही है ये बुक हमेशा, बल्कि हुँ, जितनी और बुक्स आई उन्होंने इसी को कॉपी किया है। ओके, हाँ, आप देखिएगा, राइट, वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट। या, तो हाँ, इसलिए हर दूसरे साल एक बारी कर देते हैं। हुँ, पिछली साल जो 2024 में ज़्यादा ही डिमांड हुई कि नहीं, वो अर्ली चाहते थे विद इन ईयर, हुँ, तो वो करना पड़ा। ओके, तो इस तरह से 6 एडिशन हो गए। जी, तो जी, डिमांड तो हमेशा रहती है कि एनुअली चेंज कर दो। ओके। बट सर अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है? तो वो आप क्या कहेंगे? पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दूँ या सिर्फ 3 बड़ी प्रॉब्लम्स मुझे बताऊँ? दोनों बताइए, आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करके आप फिर बड़े प्रॉब्लम्स की तरफ जाइए। ओके, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स की बात करें तो इंडिया वाज़ बोर्न विद वन प्रॉब्लम, वन इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम, व्हिच वाज़ कश्मीर। दैट इज़ कश्मीर। ठीक है? बिकॉज़ कश्मीर 15 अगस्त को हमारे साथ नहीं था। ठीक है? कश्मीर के राजा ने कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, ना इंडिया ज्वाइन करेंगे ना पाकिस्तान। और फिर इसी डिली डैलिंग में पाकिस्तान कॉन्स्पायर्ड और उन्होंने जो है ट्राइबल के फॉर्म में अटैक करवा दिया। जब अटैक हुआ कश्मीर पे तो राजा डर गया, ही हैड नो ऑप्शन, उसने बोला इंडिया को कि हमें आर्मी भेज दो। हैं? ठीक है, मतलब इंडिया से मदद मांगी, तो जब मदद मांगी तो उन्होंने कहा पहले यू हैव टू ज्वाइन अस। स्टिल द प्रेसिडेंट के रोल में माउंट बेटन थे, प्रेसिडेंट को 26 जनवरी 1950 को आए हैं। ठीक है, तो उसको जो है तब उन्होंने इंडिया को एक्सीड किया कश्मीर, करेक्ट। तब इंडिया को कश्मीर किया, तब इंडियन फोर्सेज गई। तो जहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी आ चुकी थी वहाँ पे वो लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई, उनको पीछे धकेला, और वो लाइन ऑफ कंट्रोल आज तक जो है चल रही है। ठीक है, तो वी वर बोर्न विद दिस प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि वो डिसाइडेड नहीं है, एक प्रकार से एक स्टेट आधा बढ़ गया, कुछ 1/3 उधर रह गया, 2/3 हमारे पास आ गया। अब क्या होता है कि 50s में दूसरी प्रॉब्लम शुरू होती है, वो नागालैंड से शुरू होती नॉर्थ ईस्ट। है, नॉर्थ ईस्ट से, कि उन्होंने फिजो थे, उन्होंने झंडा उठाया रिबेलियन का, कि भाई हम जो है, हमें तो ज़बरदस्ती इंडिया में रखा गया है काइंड ऑफ। और क्योंकि उनके जो एथनिक रिलेशनशिप्स बर्मी साइड में भी हैं। करेक्ट। वो कज़न ट्राइब्स है दोनों साइड यस पे। यस यस, तो वो वहाँ से सेकंड प्रॉब्लम शुरू हुई। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम शुरू हुई 69 से, नक्सलिज्म की। नक्सलबाड़ी एक गांव है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। अदरवाइज तो ये लेफ्ट विंग माओइज्म मानते हैं इसको सब जगह, बट बिकॉज इंडिया में वहाँ से शुरू हुआ। देयर वर लीडर सानू कन्याल, चारू मजूमदार, ऐसे 3 लोग थे जिन्होंने इसको बनाया था उन दिनों, इस मूवमेंट को चलाया। और 5-7 साल ये बहुत ही एग्रेसिव मूवमेंट रहा, बहुत ही वायलेंट मूवमेंट रहा। तो फिर वहाँ से आगे बढ़ गया। बंगाल से शुरू हुआ था, एक स्टेज आ गई थी 2010 में कि ऑलमोस्ट ऐसा बोलने लग गए थे कि पशुपति टू तिरुपति इतना हमारे हाथ में होगा। तो 126 डिस्ट्रिक्ट इंडिया के अफेक्टेड थे उससे। हुँ। तो वो इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम के रूप में गया। इस बीच होता क्या है कि 71 वार के बाद, 71 वार जब हुआ, पाकिस्तान को रियलाइज हो गया कि भाई इंडिया को डायरेक्ट वार में नहीं हरा सकते आप। 47 में कुछ skirmishes हुए, फिर 65 हुआ, फिर 71 हुआ। तो उसके बाद पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो इस उस पे आ गया कि वी विल ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। ये उसकी अनरिटन पॉलिसी बोल लो, डिक्लेयर्ड पॉलिसी बोल लो, सबको पता है। दे केम टू दिस पॉलिसी कि इंडिया को जितना हो सके, जहाँ से हो सके नुकसान पहुँचाओ। ठीक है, जितने एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, एंटी गवर्नमेंट एलिमेंट, उनको सपोर्ट करो, पैसा दो उनको, वेपन्स दो, हैं उनको, और जितना भी दे सकते हैं वो सब सपोर्ट करो। राइट। तो वो 71 के बाद नया फेज शुरू होता है जहाँ पे आईएसआई प्रॉक्सी वार शुरू करती है इंडिया के खिलाफ, जो डायरेक्ट वार नहीं है पर प्रॉक्सी वार, इनडायरेक्ट वार है। तो वहाँ से टेररिज्म के नए चैप्टर शुरू होते हैं। तो उसका फर्स्ट इम्पैक्ट हुआ पंजाब टेररिज्म। खालिस्तानी इशू। यस, पंजाब टेररिज्म, उन्होंने वहाँ पे खालिस्तान की डिमांड क्रिएट करा दी, क्योंकि दे वांटेड कि जो पंजाब इतना बहादुर स्टेट है इंडिया का,
और इसको उससे अलग कर देंगे तो फिर कश्मीर हमारा होगा अपने आप, फिर रास्ता ही बंद हो जाएगा। सो ये प्रॉब्लम उनकी क्रिएट हुई थी। फोर्थ, फिर उन्होंने जब ये पीक पे था पंजाब टेररिज्म, तो कश्मीर को फिर सुलगाया 89 में। 89 में। 89 में पंजाब का पीक, तब हम्म। पाकिस्तान वो कश्मीर शुरू करे, तो एकदम से इंडिया के लिए मुश्किल हो गया दोनों को हैंडल करते। करेक्ट। वो तो लकीली वी हैड गुड CM as well as the DGP, Mr. Gill, Mr. Beant Singh, all those and so many other factors, जो पंजाब टेररिज्म हमने कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो फिर कश्मीर का इशू रह गया। तो कश्मीर जब पीक पे गया तो उन्होंने कहा हम कश्मीर तक ही क्यों डिफाइन रखें, पूरे इंडिया को शेक करना है, ब्लीड करना है थ्रू 1000 कट्स। तो उन्होंने उसको पैन इंडिया फैलाने की कोशिश की। दिस इज कॉल्ड हिंटरलैंड टेररिज्म। ओके। जो इंडिया की हिंटरलैंड में टेररिज्म सुनते थे, कभी दिल्ली में ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी कहीं ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी कहीं 92 का बहाना मिल गया अयोध्या का, तो मुंबई में ब्लास्ट हो रहे हैं, आपको पता ही है। उसके बाद हमारी एंटी इंडिया फोर्सेस सब पाकिस्तान जाके बैठ गए। तो ये जो हिंटरलैंड टेररिज्म है, इसके बहुत ही हैवी फेजेस चले हैं, और पुलवामा के बाद में कहूँगा थोड़ा मतलब शांत हुआ है। तो ये जो है इसका एक प्रकार से 6th मान लीजिए या 5th मान लीजिए, दैट इज द हिस्टोरिसिटी। अब लेटेस्ट इनके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी फ्रंट पे 2-3 प्रॉब्लम्स और हैं जो इनसे इस तरह के उससे अलग हम बोल सकते हैं। एक है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है जिसको आज प्रोफेशन आप करते हो। ड्रग्स है, आर्म स्मगलिंग है, माफिया गैंग्स, सुपारी किलिंग है, माफिया एक्सटोर्शंस हैं, दीज आर ऑल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। तो एक ये प्रॉब्लम है, और साइबर क्राइम को भी हम आज के डेट में एक इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज मानेंगे, और कम्युनलिज्म भी एक इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है, बिकॉज वो आपके लॉ एंड ऑर्डर को अफेक्ट करता है। सो एक जो बॉर्डर्स जो है ना, क्योंकि बॉर्डर्स के सारे इशू वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी नहीं है, बॉर्डर के थ्रू हमें इंटरनल सिक्योरिटी भी इफेक्ट होती है। पाकिस्तान ड्रग्स भेजता रहता है, उसके थ्रू वेपन्स भेजता था पहले जब तक फेंस नहीं था, अभी भी ड्रोन्स के थ्रू अटेम्प्ट होते रहते हैं। तो ये सारे बॉर्डर के मैनेजमेंट वो भी इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। सो दीज आर द इश्यूज, बट प्राइमरीली 3 सबसे बड़े इश्यूज इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी में आज की पिछले 15 साल से जो 3 पीक हैं, उसमें कश्मीर, नक्सलिज्म और नॉर्थ ईस्ट। राइट। व्हेन आई वाज विद BSF एंड CRPF, यू कैन मेक आउट कि उन दिनों 2010 की बात कर रहा हूँ, CRPF की 210 कंपनियां थी लगभग, 70 इन कश्मीर, 70 नक्सल एरिया, 70 नॉर्थ ईस्ट। बाद में रेशो चेंज हुई क्योंकि प्रॉब्लम नक्सल की घट गई है, 40% रह गई है, नक्सल की तो अभी तो 20 रह गई है। करेक्ट, अब तो बहुत कम हो गया, बहुत कम, कंट्रोल होने वाला, हम ऑनरेबल होम मिनिस्टर बोल चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट की भी 20 रह गई थी, एक्सेप्ट मणिपुर। करेक्ट, वो भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, मणिपुर उनका म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट है। करेक्ट, कुकीज एंड मेथीज। तो कश्मीर भी जब से हमारा ये 370 हटा है तो प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई है। तो तीनों फ्रंट पे हमें कहीं ना कहीं इंडिया ने बेटर किया इंटरनल सिक्योरिटी के जो पीक थे ये तीनों। राइट। बट सर क्योंकि आपने ये 3 जगहों के नाम लिए, अब कुछ दिन पहले की न्यूज़ है CRPF ने कुछ नक्सल्स को एक एनकाउंटर में ख़त्म किया था छत्तीसगढ़ में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। नॉर्थ ईस्ट में तो एज सच कोई प्रॉब्लम अब बचा ही नहीं है एक्सेप्ट फॉर मणिपुर, और शायद अब वहाँ पे भी प्रेसिडेंट्स रूल आ गया है तो वो शांत हो जाएगा प्रॉब्लम। और कश्मीर में 370 हमने हटाया है, तब से बहुत चीज़ें वहाँ पे शांत हो गई है। पर कश्मीर को लेके, क्योंकि मैं कल ही एक पॉडकास्ट कर रहा था, एक कश्मीरी पंडित के साथ ही कर रहा था, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि वहाँ पे फिर से टारगेटेड किलिंग्स बढ़ रही है, जो कि क्योंकि कश्मीरी पंडित्स को गवर्नमेंट वहाँ पे रीसेटल कराना चाहती है, तो वो वहाँ पे जो मिलिटेंट्स है उन्हें वो होने नहीं देना है, तो अब वो टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं। तो एज समवन जो इतना क्लोजली इंटरनल सिक्योरिटी पे काम कर रहे थे, इस प्रॉब्लम को हम काउंटर कैसे कर सकते हैं? देखिए, वो सिंपल सी बात है, दुनिया में किसी ने सोचा नहीं था इतनी जल्दी इतनी स्मूथली 370 हट जाएगा। तो उनकी फ्रस्ट्रेशन है कि इन्होंने तो बहुत सक्सेसफुली कर लिया, वो तो सोचते थे एकदम मुद्दा इंटरनेशनलाइज हो जाएगा, वो नहीं हो पाया। ठीक है, किंतु इसलिए उस फ्रस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं दिखाना है। उनके सारे जो हिंटरलैंड टेररिज्म है वो डाउन है, नक्सलिज्म डाउन है, तो इसलिए वो कश्मीर पे सोच रहे थे पूरा उबाल आ जाएगा, जनता सब चुप है, क्योंकि प्राइम जनता को तो अपने काम और विकास डेवलपमेंट से मतलब है,
उन्हें खुद पता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या हो रहा है, भूखों मर रहे हैं, नारे लग रहे हैं, ठीक है ना। तो वो इससे फ्रस्ट्रेटेड हुए कि अगर ये पूरी तरह ही शांत हो गया तो हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी, काइंड ऑफ। वो तो इसी नाम का खा रहे हैं। उनकी डेवलपमेंट का जो आप हिस्ट्री देखोगे, कभी यूएसए से ले लो, कभी चाइना से ले लो, कभी यहाँ से मांग मांग के खा रहे हैं और उसी की दुकान चलाते रहते हैं। तो ये इसलिए वो किसी न किसी तरह से टेररिज्म को कश्मीर में जिंदा रखना चाहते हैं, हम्म। किसी न किसी तरह से। अब टारगेटेड किलिंग आसान होती है, उन्होंने पता सब लोग जा रहे हैं वहाँ पे, तो उनके मन में फिर से डर बैठा। दो, अब इतना बड़ा स्टेट होता है, पहाड़ है, मैदान है, नदियाँ हैं, तो 100% सोचें कि हम सब कुछ सिक्योर हो जाएगा, इतना आसान नहीं होता है ना। जब स्पेशली जब सामने वाला अपने को मरने मारने को तैयार हो, खुद भी मरने के लिए तैयार हो, ऐसे जिहादी एलिमेंट हैं इनके पास, तो फिर वो कहीं ना कहीं रास्ता निकाल लेता है। इनफैक्ट अभी मतलब कुछ पिछले कुछ महीनों से मैं देख रहा था कि जो टेररिज्म या मिलिटेंसी कश्मीर में थी वो धीरे धीरे जम्मू की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो वो उसी लिए कि वो भी उनका अटेम्प्ट है, कि लोगों के मन में डर पैदा करो वो फिर हाँ, से। कि नहीं तो ये आके पूरा बच जाएंगे। हम्म। ये फिर से जम्मू तो हमेशा से हिंदू मेजोरिटी था, करेक्ट। तो उनको ये डर है कि फिर हमारे हाथ से ये निकल जाएगा। वो हम्म। तो जम्मू कश्मीर को कंबाइंड करके मुद्दा बनाए हुए थे इंटरनेशनल। राइट। ओके। बट सर अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी पाकिस्तान से। रावलकोट नाम की वहाँ पे एक जगह है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, वहाँ पे कश्मीर सॉलिडारिटी नाम का एक इवेंट कराया था आईएसआई ने, जिसमें अलकायदा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन ये सब तो थे ही, पर एक बहुत सरप्राइजिंग वहाँ पे एक और ग्रुप था, हमास, जो कि गाज़ा में अब तक बहुत एक्टिव था। इसका क्या मीनिंग हो सकता है, हमास हमारे देश के इतना क्लोज, वो भी कश्मीर के पास? देखो, मीनिंग सिंपल है, जिहाद के नाम से, ठीक है, इस्लामिक सेंटिमेंट के नाम पे ये लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बट वो सफल हमेशा होंगे ऐसी गारंटी नहीं है। इवन आईएसआई इसका अटेम्प्ट हुआ था और कुछ हमारे भूले भटके नौजवान वहाँ तक गए भी थे। बट आप सबसे बड़ा एग्जांपल ये देखिए इनकी फेलियर का। सोच रहे थे अफगानिस्तान में जब से अलकायदा आई है तो बिल्कुल एंटी इंडिया माहौल होगा, हम भी सोचते थे, हमने अपनी किताब में भी ये बात लिखा है कि अलकायदा के आने से इंडिया पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, इंडिया के तालिबान के आने से। तालिबान के हाँ। आने से, सॉरी, तालिबान के आने से, अफगानिस्तान में तालिबान के आने से इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वी वर एप्रीहेंडिंग, ठीक। तो आईएसआई तो मान के चल रही थी कि वो तो हमारे जो जिहाद फैक्ट्री का एक और मजबूत हिस्सा बन जाएंगे, पर नहीं बने। ये हमारी इंडिया की मैनेजमेंट कह लो, जैसे भी कहो, कि और तालिबान की समझ कह लो कि वो अपने देश को संभाले पहले, दूसरे में जाने से पहले। उनके यहाँ भी तो प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक देश चलाना है। तो ये हमास उनको आके क्या सपोर्ट करेगा, अपना तो संभाले। हम्म। पर इनका कोशिश रहती है, फिर समझिए, आईएसआई का प्रयास रहता है कि जितना मैक्सिमम कर सकते हैं एंटी इंडिया कश्मीर में, वो एक उसके नाम पे कि ज़बरदस्ती हो रही है और हमारे न्याय नहीं मिल रहा है, इस नाम पे जितना मर्जी हल्ला मचा सकते हैं दुनिया में वो हल्ला मचाता है। और जितना मस्ती जिहाद के नाम पे चंदा इकट्ठा करता है और ये सब फोर्सेस को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। ये उसकी शुरू से ही एक स्ट्रेटजी रही है। राइट। बट सर मुझे एक बात आपसे जाननी थी कि जैसे क्योंकि आप आईपीएस में इतने साल रहे, आपने सर्व किया है, आप इतने अलग अलग जगहों पे आपने सर्व किया है, और आपने बहुत सारे इश्यूज देखे, आपने खालिस्तान का भी इशू देखा है बहुत क्लोजली, इनफैक्ट आपके एनकाउंटर्स भी हुए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट कश्मीर में जो एक इशू था, टिल वन पॉइंट वहाँ पे जो बच्चे थे, जो मेरे उम्र के लोग थे, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उन्हें एक तरह से जिहादी बनाया जा रहा था, और एक पूरी टेरर फैक्ट्री वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी, और इसी में वो पत्थरबाजी भी करने लगे थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक ट्रेडिशनल जो टेररिस्ट होता है, जो वेपन्स लेके आ रहा है आपके देश में, लोगों को मार रहा है, उससे डील करना वर्सेस एक ऐसे इंसान से, एक ऐसे बच्चे से जो आपके ही देश का बच्चा है, बट किसी कारणवश उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है, अब वो पत्थरबाजी कर रहा है, वो हथियार नहीं उठा रहा, पर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहा है, पत्थर उठा रहा है। इन दोनों में डील करने में क्या डिफरेंस होता है? वो डिफरेंस है, देखिए, वो तो डिक्लेयर्ड एनिमी है। वो तो एनिमी है जो बाहर से आ रहा है, जो सीधा सीधा किलिंग कर रहा है, वायलेंस पे बिलीव कर रहा है, तो उसको तो हमें मतलब डायरेक्ट उसके अगेंस्ट एक्शन करना ही करना है। वो एनकाउंटर आप कर सकते हो वहाँ पे। बिल्कुल, मतलब अगर वो मेरे को मार रहा है तो मैं आई एम अलाउड, यू इवन अ कॉमन मैन इज अलाउड। उनकी अपनी सेल्फ डिफेंस में इवन अ कॉमन मैन कैन किल अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू किल हिम और हर, ठीक है।
तो दैट इज़ द स्टेटस। जबकि जो ये भूले भटके जो हमारे लोग हैं, जिनको गलत रास्ते पे डाल करके जानबूझ के लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स की जाती हैं, तो ये हमारे लिए और बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसमें साइकोलॉजिकल ऑपरेशन भी चलते हैं। उसका ब्रेन वॉश किया गया है, तो रेडिकलाइज किया गया है, तो उसको हमें डी रेडिकलाइजेशन, काउंटर रेडिकलाइजेशन, ये सब करना है, तो वो आसान नहीं है ना। और दूसरी बात, हम अपने ही जवानों को, न तो हम उन्हें कोई वो करना चाहेंगे कि भाई उन पर ज़्यादा फोर्स यूज करें, वी विल ट्राई कि मिनिमम फोर्स यूज हो, और वो भटके हुए विचारधारा से वापस आ जाए। मतलब नक्सल एरिया में भी यही कहानी थी। अब धीरे धीरे आ रहे हैं, सब सरेंडर भी कर रहे हैं, मोस्टली लोग वापस मुख्य धारा में आ रहे हैं। तो ये वाला साइड ज़्यादा डिफिकल्ट होता है डील करना, बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट क्योंकि होता यहाँ पे है। आप गन्स नहीं यूज़ करो, यहाँ पे आपको बातें करके उन्हें। मतलब कोशिश यही होता है कि हम्म। मिनिमम फोर्स यूज हो। ओके। सर मैं कुछ दिन पहले जो संभल में वायलेंस हुआ था, तो उसका मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, और उसमें कुछ जो लिंक्स थे वो आईएसआई के थ्रू यहाँ पे वायलेंस कराया गया, ऐसी कुछ बातें हुई थी। और उसी दौरान आईएसआई की एक रिपोर्ट थी जो लीक हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि दाऊद इब्राहिम को आईएसआई ने एडिशनल डायरेक्टर का पोजीशन दिया है आईएसआई में। तो वो दाऊद इब्राहिम के लिंक्स को यूज़ किया गया था संभल में आपके अकॉर्डिंग? देखिए, मैं संभल में यूज किया गया कि नहीं किया गया, ये मैं कुछ कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि न मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन की डेप्थ में गया हूँ, न मेरे को उसका आइडिया है। किंतु ये श्योर है कि दाऊद इब्राहिम उनका पाला हुआ एक आदमी है, मतलब समझ लो उन्हीं के द्वारा उसका पूरा प्रोटेक्शन है, सब कुछ उनके द्वारा मैनेज किया जाता है उसका। तो उसके नेटवर्क्स यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल कर सकते हैं ना, वो तो दे आर वन एंड द सेम थिंग। ओके। एक बात और है ना, आईएसआई के पास फंडिंग कहाँ से आती है? ड्रग्स और ये। ड्रग्स का पैसा है, आर्म स्मगलिंग का पैसा है, हाँ। ऑर्गेनाइज क्राइम का पैसा है, थोड़ा बहुत जिहाद के नाम पे चंदा हो जाता है। करेक्ट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो ये इन्हीं के ये तो ऑर्गेनाइज क्राइम के सबसे बड़े सरगना हुए ना दाऊद। तो इनके पैसा भी तो यूज होता है। ओके। ड्रग्स के लिए उनके गुर्गे कहाँ से आएंगे? इसी तरह के लोग पैदा करते हैं। करेक्ट। हाँ। हाँ। ओके। ये जो नार्को टेरर वाला एक एरिया है, ये भी मैंने बहुत रिसेंटली एक्सप्लोर किया कि किस तरह से पाकिस्तान ने ड्रग्स को इस्तेमाल किया, उसे इंडिया में ही पंप इन कराया, यहीं से पैसा वहाँ गया, और उसी पैसे का इस्तेमाल करके जिहादी टेररिस्ट को भी यहीं पे भेजा। भाई, जो ड्रग्स अफगानिस्तान में ओपियम पैदा होती है ना, गोल्डन क्रेसेंट जो है। गोल्डन क्रेसेंट जो है, वहाँ जब वो हेरोइन में कन्वर्ट होती है, तो उसकी टोटल कॉस्ट है 1 लाख रुपए किलो। द मोमेंट इट क्रॉसेज पाकिस्तान बॉर्डर, इट बिकम्स 1 करोड़ a किलो। 1 लाख से 1 करोड़? 1 लाख से 1 करोड़। और अगर वो यहाँ की मार्केट्स वगैरह से होते हुए जो अमेरिका साइड पहुँच जाती है, इट बिकम्स $1 million। सो यानी 8-9 करोड़। करेक्ट। 8 साढ़े 8, सोचिए अब 1 लाख से 8-8, 1:800 का स्केल है। करेक्ट। अगर जो ड्रग स्मगलिंग का दुनिया में, इसलिए ये टेरर फंडिंग का सबसे बड़ा सोर्स बन गया है ड्रग्स। तो इसके ऊपर क्रैकडाउन कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स तो काफ़ी पोरस है, तो अंदर आना तो बहुत ईजी भी है। पोरस तो नहीं कहूँगा मैं, बॉर्डर खासकर पाकिस्तान का बॉर्डर इतना पोरस नहीं पाकिस्तान है। वाला नहीं है, बट जो हाँ। हमारा ईस्टर्न साइड पे है, जैसे म्यांमार के साथ हमारा जो बॉर्डर है, वो पोरस है, वो वहाँ बहुत से काफ़ी ड्रग्स पोरस आ है। रहे हैं जरूर। और वहाँ पे वो गोल्डन ट्रायंगल एक है। गोल्डन ट्रायंगल उधर है, उधर से वो पोरस है, इसलिए इन्होंने एक फ्री मूवमेंट रेजिम था FMR, हाँ। उसको ख़त्म कर दिया। वो 15 किलोमीटर का था कि उसमें कोई भी आ जा सकता था, उसको भी जो है इंडियन गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। बट अभी तक भी वो पूरी तरह पाकिस्तान बॉर्डर की तरह सील नहीं हो पाया है। बट ये है कि हाँ, जैसे नए नए रास्ते निकलाते हैं। आई वॉज ऑन पंजाब बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर इन पंजाब, आई वॉज IG पंजाब फ्रंटियर। तो उन दिनों फेंस के थ्रू क्या करते थे, एक पाइप लगा दिया 20 मीटर लंबा, और उसमें से आधा किलो के पैकेट डाल डाल के पुश करते रहे। हाँ। अच्छा। हाँ, उधर से कोई पुश कर रहा है, इधर कोई लेने वाला भी है। आजकल ड्रोन्स को यूज कर रहे हैं। हाँ। अभी कितना बड़ा कैच किया था दिल्ली और गुजरात पुलिस ने, थ्रू सी, thousands of kilos, if I remember। कहीं 700-800 करोड़ का कितने का था, मुझे एग्जैक्ट नहीं उसका याद है, बहुत बड़ा है, उन्होंने कैच किया था। तो वो सी रूट ज़्यादा अभी यूज कर रहे हैं। और सी रूट से अगर आ रहा है तो हमारे नेवी का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा फिर इस पे क्रैकडाउन करने के लिए। नेवी का, कोस्ट गार्ड, राइट। हाँ, सबका रोल है। मतलब संभावनाएं हैं ये सब। हाँ। तो जो आदमी की सारा का सारा दुकान इसी पे चल रहा हो, तो वो इतना आसानी से थोड़ी छोड़ेगा। करेक्ट। और फिर हमारे यहाँ यूथ को इन्होंने भटका दिया, इसलिए ऑनरेबल HM इस पे बहुत फोकस कर रहे हैं।
कि किसी तरह ड्रग्स में नहीं फंसने देना इंडिया को, क्योंकि ये हमारी हार जीत का सबसे बड़ा कारण होगा। करेक्ट, जो यूएस में हुआ वो हम यहाँ नहीं होने दे क्योंकि एक सकते। बार यूथ इसमें घुस गया तो उसकी डिमांड है तो कहीं ना कहीं से सप्लाई हो ही जाएगा। करेक्ट। पर सर ड्रग्स डिमांड का है तो वैल्यू भी बढ़ जाएगी ना। बिल्कुल। किसी को जो आप अभी बोल रहे हैं 1 करोड़ रुपए किलो है, वो डिमांड होगी तो 10 में भी बिकेगा, लेगा वो। फिर ज्यादा स्मगलिंग के और करेक्ट बड़े बड़े प्लेयर्स आ जाएंगे इसमें। करेक्ट। ये प्रॉब्लम है। पर सर इसमें ड्रग्स वाले केस में सिर्फ इस पे क्रैकडाउन करके ड्रग्स को कन्फिस्केट करना, ये तो एक चीज़ हो गई। बट जो लोग ड्रग्स स्मगल कर रहे हैं उन्हें पकड़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक बार अगर कन्फिस्केट कर लोगे ड्रग्स, तो नेक्स्ट टाइम जिसने स्मगल कराया है वो ट्राई करेगा कि इससे डबल अमाउंट करूँ, क्योंकि जो पहला कंसाइनमेंट मेरा पकड़ा गया है उसका भी रिकवरी हो जाए और नए वाले का भी हो जाए। ठीक बात है, बट मुझे यही लगता है कि उनको हर बार नए नए लोग भी पकड़ते रहते होंगे। ये चेन अनएंडिंग लगती है, क्योंकि इसमें यूथ भटक गया। आपको लगता है आने वाले टाइम में जो ड्रग्स का प्रॉब्लम है वो और बढ़ेगा और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा भारत के लिए? एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, हम लोग अलर्ट तो हो चुके हैं, बट जितना बड़े रिजल्ट्स आने चाहिए थे अभी तक उतने रिजल्ट्स आए नहीं हैं। तो टाइम ही बताएगा, बट जिस डेडिकेशन से हमारे गृह मंत्री महोदय लगे हुए हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो सफल होंगे। हाँ, बट अदरवाइज बहुत ही डेंजरस हुआ है। मतलब जैसे नक्सलिज्म को 2010 में इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नंबर 1 कहा गया था बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, द देन प्राइम मिनिस्टर, ऐसे ही प्रॉब्ली आज की तारीख में कह सकते हैं ड्रग्स इज नंबर 1 चैलेंज एंड साइबर सिक्योरिटी। ड्रग्स एंड साइबर सिक्योरिटी। करेक्ट। साइबर सिक्योरिटी तो बढ़ते ही जाएगा, एआई भी आ गया है उसमें, तो वो एआई वॉरफेयर भी आ जाएगा। पर सर आपने मुझे एक बात कही थी कि हमास और चाइना के जो लिंक्स है, इसके बारे में आप बता सकते हो कि ये लिंक्स है कैसे? क्योंकि एक जगह पे चाइना कहता है। मैंने खुद उत्तराखंड पुलिस में डीजीपी रहते हुए एक केस इन्वेस्टिगेट किया था जिसका नाम था पावर बैंक स्कैम, पावर बैंक घोटाला। उन्होंने क्या किया था, एक पावर बैंक बनाया 2021, उसको मार्केट में उतारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से, और लोगों को मोटिवेट किया कि आप इसे डाउनलोड। ठीक है, वो 15 दिन में पैसा डबल करते थे। एंड दे वुड से कि इसमें हमारे आईआईटियंस लोग हैं, आईएम के लोग हैं, और वो स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। हाँ, तो इसलिए वो सोचता ना 15 दिन में डबल कैसे हो जाएगा, स्टार्टअप में इन्वेस्ट हो रहा है, करके 15 दिन में डबल हो गया। तो उन्होंने, उनका स्ट्रेटजी था कि आज आपने 10,000 लगाया, 15 दिन में 20 मिल गया, तो बंदा मोटिवेट हुआ, यार ये तो सीधा। उसने अगले बार 50 लगा दिया, तो फिर 15 दिन में 1 लाख मिल गया, तो उसने 10 रिश्तेदार और दोस्तों को ही बता दिया। So what happened? This power bank app was on Play Store from March 21 to June 21, only 3.5 months. इतने में 10 लाख लोगों ने उसे डाउनलोड किया। ओके। 1500 करोड़ का स्कैम था। पूरे देश में 300 के करीब एफआईआर हुई। सबसे पहले एफआईआर हमने की, उत्तराखंड पुलिस ने। वो जो पैसा था, जब हमने मनी ट्रेल को ट्रैक किया, तो उसके क्रिमिनल सारे हांगकांग और चाइना बेस के थे, और the money was going, even some of the money was going to Hamas accounts also. So that shows that it was an organized cyber crime carried out by Chinese people, and the money was transferred to terrorist accounts. This is और ये इतना एक डीप सा वेब उन्होंने बना के रखा था ताकि किसी को पता ना चले obviously पैसा कहाँ से कहाँ आसान जा से रहा है। कहाँ पता चलता हो, तो हम लोग अंदर गए, अंदर गए। पर चाइना एक जहाँ पे स्टेटमेंट देता है कि इजराइल और गाजा को 2 स्टेट पे काम करना चाहिए, दूसरी जगह पे हमास को वो फंड कर रहा है। भाई वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, वो बहुत बड़े पावर गेम में है, और आसानी से कभी भी उसको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। वो तो है कि बिल्कुल। सरफेस पे क्या बोल रहा है, और हमारी सिक्योरिटी को सबसे बड़ा खतरा भी उसी से है। अब पाकिस्तान हमारे लिए खतरा नहीं रहा, पाकिस्तान इसलिए खतरा है कि उसके पीछे चाइना है, चाइना उसको फ्रंट बना के खेल रहा है हमारे साथ। अदरवाइज पाकिस्तान में अब दम नहीं है कि वो इंडिया को किसी तरह चैलेंज कर सके। ओके। सर जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था, तो आपने कहा कि बहुत स्मूथ फैशन में वो एब्रोगेशन हुआ। ऐसा लग रहा था कि इंटरनेशनली जो ओआईसी वाली कंट्रीज़ है और जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ है, इनमें से बहुत आवाज़ें उठेगी वहाँ के सबसे लिए। ज्यादा चाइना ने उठाई, एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा चाइना ने उठाई, और जबकि मिडल ईस्ट फिर भी शांत था। उसको सपोर्ट नहीं मिला। हम्म। फिर भी उसे सपोर्ट नहीं मिला। ये इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी। जी जी। सर आपको लगता है कि इंडिया में लोग
चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं ज़्यादा, मतलब क्योंकि आप सिविल सर्विसेज से है, तो आपने रीडिंग बहुत की है, आपने यूएन के भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें भी आई एम श्योर पढ़ा होगा। तो कश्मीर को लेके जो यूएन का एक वो आर्टिकल भी था और जो डिक्लेरेशन था, उसमें क्लियरली लिखा गया है कि कश्मीर में प्लेबिसाइड जो होना है वो तब होगा जब पाकिस्तान वहाँ से हटेगा और भारत अपनी फोर्सेस को आधा करेगा। ऐसा है ना, इंडिया में लोगों को पढ़ने का टाइम नहीं है। ल- फिर उनको जो जैसा फीड कराना चाहता है वैसा कर देता है, और वो उस थ्योरी को लेके बोलते रहते हैं। तो आधा अध कचरा सच जिसे बोलते हैं, है ना, आधा सच्चा आधा झूठ, वो लोग उसको सच बना करके दुनिया को गुट्टी पिलाते रहते हैं। हम्म। सर हमारे जो सीडीएस थे बिपिन रावत जी, उन्होंने एक बात कही थी कि इंडिया के पास में दो इश्यूज नहीं है, दो फ्रंट्स नहीं है, इंडिया 2.5 फ्रंट्स पे लड़ रहा है। और जो उन्होंने 0.5 वाला फ्रंट कहा था वो हमारी सोसाइटी थी, और जिस तरह से हमारी सोसाइटी में लोगों के माइंड्स को चेंज किया जा रहा है, जो आपने अभी बात की कि लोग पढ़ते नहीं है तो उन्हें जो फीड किया जाता है वो उसे सच मान लेते हैं। इससे हम डील कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे भी चाइना का हाथ है। वो बहुत सारी न्यूज़ पंप इन कराते रहता है इंडिया में। वो अभी जैसे पंप इन कराया है कि चाइना हमारे देश में इतना अंदर तक बॉर्डर पार करके घुस के बैठा है, जबकि सच उसमें कुछ है नहीं, पर लोगों ने सुन लिया, उसे सच मान लिया। जी, बेसिकली जो 2.5 फ्रंट वार का मतलब उनका ये था कि भाई जो हमारे दो मेन फ्रंट है उसके अलावा हमारा ये प्रॉक्सी वार वाला फ्रंट भी है। राइट। हम्म, जिसमें लोगों को ब्रेन वॉश भी किया जा रहा है, रेडिकलाइज भी किया जा रहा है ना। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी इंटरनल वाला फ्रंट सिक्योरिटी। है। तो इस पे तो मेन तो एक और बड़ी बात बताऊं, जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है वो तो आज की डेट में बहुत कम ऑपरेशनल होती है। 10-20 साल में वार लड़े जाते हैं। करेक्ट। टोटल इंडिया के अभी तक 2-2.5 वार हुए हैं, है ना। तो मेन तो ये डे टू डे चैलेंज है, इंटरनल सिक्योरिटी इज एवरी डे चैलेंज, और नए नए फॉर्म में आता रहता है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो मैं तो कहूँगा इंडियंस को इंटरनल सिक्योरिटी को 10वीं तक के सिलेबस में ले आना चाहिए। अच्छा। इस देखिए, अब जैसे एनवायरनमेंट आया, जब एनवायरनमेंट सिलेबस में आया जब से, ठीक है, तब से लोगों में, बच्चों में अवेयरनेस है ना, पेरेंट्स से बिल्कुल है। ज़्यादा है। बिल्कुल है। पेरेंट्स से बोलेंगे मम्मी पापा ये ग्रीन करना हमको है। तो ऐसे ही इंटरनल सिक्योरिटी में उनको हम अवेयर कर सकते हैं। अब इसराइल को देखिए, 2 साल की आर्मी सर्विस मैंडेटरी है, तो कितने ज़्यादा अवेयर हो जाते हो। तो हम वो नहीं कर सकते, चलो हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है, बट एटलीस्ट एक सिलेबस है जो टॉपिक तो रखें, जिससे कि जो लोग बाग आधा झूठ पिला रहे हैं, गुट्टी पिला रहे हैं, वो नहीं पिला सके। आधे लोगों का ब्रेन वॉश तो उसी नाम से हो रहा है। अगर ये क्लासरूम में ये थ्योरी आ जाएगी, हैं, बेसिक की भी इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज क्या हैं, कौन इसको पैदा कर रहा है, कौन रेडिकलाइज कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या उनके मोटिव्स हैं, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। सर ये जो हमारे देश में अगर जो आपने बात की कि 10th स्टैंडर्ड में अगर इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है और ये बताना शुरू कर दिया जाता है कि किस तरह से एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो ब्रेन वॉश करते हैं लोगों का, किस तरह से उन्हें एक तरह से गलत इन्फ्लुएंस में लेके आते हैं, तो शायद जो कम्युनलिज्म वाले इश्यूज भी है कहीं हद तक वो भी रुक जाएंगे। बिल्कुल, वो भी तो कहीं ना कहीं से मिसफीड है। ओके। सर आपकी लाइफ से रिलेटेड एक एनकाउंटर है जिसके बारे में मुझे बात करना है, क्योंकि आपने बहुत क्लोजली खालिस्तान के इशू को देखा है। इनफैक्ट मुझे तो अब पता चला कि खालिस्तान मतलब सिर्फ एक पंजाब में इशू नहीं था, उत्तराखंड में भी एक बहुत बड़ा इशू था। और कुछ टाइम पहले मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था तो तब मुझे पता चला था कि मुंबई में भी खालिस्तान का इशू था एक वक्त, मेरे जन्म से भी पहले की बात है ये। तो उत्तराखंड में एग्जैक्टली हो क्या रहा था? नहीं, कुल मिला करके जो, जैसे मैंने कहा पहले, तो ये सारा का सारा बैक बाई आईएसआई था। क्योंकि अचानक से इतने सारे AK-47 और RDX कहाँ से आएगा। ओवरनाइट। हाँ, तो सब का सब वहाँ से सप्लाई होता था। फिर जब उन्होंने पंजाब को पूरी तरह वो कर लिया, तो उनका ये भी हुआ नेक्स्ट फेज कि इसको जो है हिंटरलैंड में ले जाओ। क्योंकि भाई हमारे जो ये तो देश भर में है, जो पंजाब के बंधु हैं हमारे, पूरे देश भर में हैं, देश भर में हमारे रिलीजियस प्लेसेस भी हैं, गुरुद्वाराज हैं, सब कुछ है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं बैक से डायरेक्शन था। तो जो यूपी का तराई है, जो आप उत्तराखंड बन गया, ठीक है, अब यूपी की भी तराई है, उत्तराखंड की, दोनों की जो तराई बेल्ट है, इसमें पहले कभी मार्शी लैंड्स होते थे, ठीक है, मतलब दलदल। तो ये उपजाऊ नहीं था। फिर जब लोग पाकिस्तान से
जो दंगे हुए 47 में पार्टीशन के टाइम के राइट्स, उसके बाद जो पॉपुलेशन आई वहाँ से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश साइड, दोनों साइड से जो है, उनको यहाँ पे सेटल कराया गया, ओके। क्योंकि ज़मीनें उनकी वहाँ छूट गई, तो उनको बदले में ज़मीन देनी थी, तो उनको यहाँ ज़मीनें दी गई हैं तराई के बेल्ट में। तो आज तराई देश के सबसे प्रोडक्टिव रीजन्स में से है, क्योंकि अरे हमारे जो ये बंधु हैं, बहुत ही मतलब जिसे कहें मेहनती किसान हैं, वो जहाँ देखो उनको, पूरे दुनिया में कहीं भी चले जाओगे आपको हमारे पंजाब के साथी मिल जाएंगे, और इतनी बढ़िया खेती कर रहे होंगे कि पूछो मत। ओके, हाँ, मतलब दलदल से यहाँ तक यस, पहुँच गए। दिस इज द मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया। राइट। तो ऐसे ये सेटल हो रखे थे, तो हुँ, जिसका मतलब वहाँ पे भी पंजाब की पॉपुलेशन थी, हुँ, ठीक है ना। तो उन्होंने जो पीछे से सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने ऐसे लोगों को यहाँ पुश किया कि यहाँ भी टेररिज्म फैलाओ। ओके। अगर वहाँ पे टेररिज्म 80s में आ गया, हुँ, तो यहाँ लेट 80s में आया। हुँ, पंजाब में अर्ली 80 में आ गया। 84 में कितने बड़ी प्रॉब्लम हो गया था, तभी ब्लू स्टार वगैरह हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो यहाँ लेट 80s में आया, ठीक है। परंतु यहाँ भी 5-6 साल रहा। सिर्फ अकेले नैनीताल जिला, जो आज हुँ, उधम सिंह नगर 2 जिलों में बंट गया है, मैंने उसकी हिस्ट्री, पूरी टेररिज्म हिस्ट्री देखी थी। ओके। उसमें करीब करीब 100 केसेस हुए टेररिज्म के, और उसमें 300 निर्दोष लोग मारे गए। दैट इंक्लूडेड 25 पुलिस पर्सन ऑल्सो। अच्छा। सो दिस वाज द एक्सटेंट ऑफ टेररिज्म हुँ, जो ये था उन दिनों। ओके। तो मुझे मुझे आप बता सकते हो कि उत्तराखंड में सबसे बड़ा मतलब टेरर ग्रुप कौन-सा था? कौन-सी गैंग थी? ये 3-4 गैंग्स हुए। केसीएफ था एक, खालिस्तान कमांडो फोर्स, हाँ, ठीक है। और एक था बीएसटी के, भिंडरावाले सैफरन टाइगर्स ऑफ खालिस्तान। तो जब मैं गया तो केसीएफ तो लगभग फैग एंड पे था, तो बीएसटी के नंबर 1 पे ऑपरेट कर रहा था। ओके। ये कौन-सा साल था? मैं वहाँ पे 93-94 रहा, और इस ग्रुप ने सबसे बड़ा जो टेरर स्ट्राइक किया था 91 अक्टूबर 91 में किया था, जब रुद्रपुर में रामलीला में ब्लास्ट किया। रामलीला में ब्लास्ट? हाँ, एक सिंगल ब्लास्ट में 71-72 लोग मारे गए थे। तो ये वही जो मैं कह रहा हूँ, जो भटके हुए लोग थे, जो वहाँ से सपोर्टेड थे, और वहीं से आम साथी थी सारी की सारी। तो इन्होंने लेट 80s में यहाँ भी उसको फैलाया, और वो काफ़ी पीक तक गया। बट लकीली वो यहाँ भी, जब पंजाब में कंट्रोल हुआ तो यहाँ भी कंट्रोल हुआ। और सर हीरा सिंह कौन था? वो इसी बीएसटी के गैंग का ग्रुप लीडर था। ओके। उससे पहले एक स्वर्ण सिंह जवांदा था, उसके ख़त्म होने के बाद ये उसका ग्रुप लीडर था। तो उसी की पूरी कहानी है, जो मैंने अपनी, मेरी बुक है ह्यूमन इन खाकी, खाकी में इंसान, उसमें मैंने उसको नरेट किया है कि कैसे तराई में आतंकवाद आया, कैसे उसका खात्मा हुआ, और कैसे इसने मतलब व्हाट ए बिग ट्रेजेडी इट वाज फॉर कॉमन मैन, फॉर पुलिस पीपल एंड देयर फैमिलीज, एंड फॉर इवन फॉर टेररिस्ट्स एंड देयर फैमिलीज। मतलब इसका मतलब? मतलब आतंकवाद से किसी को कुछ मिलता थोड़ी है। हाँ, वो भी है। हम तो मोहरे बनते हैं भाई। जो अच्छा खासा इतना खुशहाल प्रदेश, मैंने कहा देश के सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एरियाज में से है तराई आज भी, और उसके यूथ को उन्होंने ऐसे भटका दिया, रेडिकलाइज कर दिया। हैं? मैं एक बच्चे को, मैं जो है इंटरोगेट किया, ठीक है, क्योंकि जब हमने ऑलमोस्ट सक्सेस पा ली, इस पूरे कंट्रोल कर लिया, तो लोग सरेंडर कर रहे थे। एक लड़का था 17 साल का। आई टॉक टू हिम, मैंने कहा यार तुम कैसे टेररिस्ट बन गए? बोले सर हमें तो पता ही नहीं चला कि हम कब टेररिस्ट बन गए। हाँ, मतलब उससे आप बातें करो, खेल खेल में टेररिस्ट बन गए हो। मैंने कहा तुमने ज्वाइन क्यों किया उन लोगों को? बोले सर हम तो जवानदा को हीरो मानते थे, हीरा सिंह को अपना हीरो मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि किक देती है जी, AK-47 थे उनके हाथ में, AK-47 गिव्स किक। अब बताओ, ही द बॉय डजंट अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस। क्यों कर रहा है, किसको मार रहा है, किस लिए मार रहा है, क्या मिलेगा, आपके साथ कौन सी जाति हो रही है, आपको ज़रूरत क्या है, आप अच्छे भले सोसाइटी में रह रहे हो, यू आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड पीपल हियर। तो वही बात है कि जब जब रेडिकलाइज किया जाता है ना, उसके एक तो उस टाइम ऐसे
ऐसे ऐसे ब्रेन्स को ढूंढ लेते हैं जहाँ जो बेचारे को उनको जरूरत ही नहीं है, खाली उसको किसी न किसी और बहाने। आजकल ड्रग्स के बहाने भी बन रहे हैं लोग, कितने ड्रग्स मिल जाएगी, तुम आ जाओ हमारे करेक्ट, साथ। कश्मीर में तो यही हो रहा था, हाँ, पत्थरबाजों को ड्रग्स दिए जा रहे थे। अनलिमिटेड सप्लाई मिल जाएगी बहुत। ओके सर, 22 जनवरी 1994 को क्या हुआ था, वो जो एनकाउंटर था वही एनकाउंटर हीरा सिंह जहाँ पे 3000 गोलियां दोनों साइड से चली, हाँ जी। तो इसके बारे में आप बता सकते हो? एक्चुअली मैं बताता हूँ, जब मैंने रुद्रपुर ज्वाइन किया तो दैट वाज 25 जून हम्म 1993, ठीक है। 24 जून 93 को एक एनकाउंटर हुआ था बाजपुर एरिया में हम्म पुलिस के साथ टेररिस्ट का, इसी भिंडरावाले सैफरन टाइगर्स ऑफ खालिस्तान गैंग का। उस एनकाउंटर में पुलिस को देख लिया, गोलियां चली और फिर देखा इस गन्ने के खेत में चले गए टेररिस्ट, तो उसका घेरा डाल लिया गया। जब घेरा डाल लिया तो रात भर घेरा डला रहा, शाम हो गई तब तक, जब तक फोर्सेज आए, शाम होगी तो अंधेरे में अपने ही लोग ना मारे जाएं क्रॉस फायर में, तो पुलिस वेटेड, ठीक है। तो अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे जो ये लोग थे, इन्होंने ये डिसाइड किया, दे टुक ए चांस कि भाई अब दिन भर एनकाउंटर में तो मारे जाएंगे, तो उन्होंने अर्ली मॉर्निंग एक चांस लिया कि हम ट्राई मार लेते हैं। तो इससे पहले कि उस टाइम कोई बाथरूम जा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, 5 से 6 जो गोधूली की बेला होती है, सनराइज पूरा नहीं हुआ होता, तो उसमें उन्होंने 47 से फायर करते हुए निकल गए। ओके उसमें 2 पुलिस वाले मारे भी गए। तो ये हुआ कि भाई जो है ये तो यार फेल्ड एनकाउंटर हो गया, इतनी पुलिस थी वो कुछ नहीं कर पाई, वो टेररिस्ट भाग गए। तो ऐसे में मैं वहाँ पे पोस्ट हुआ, आई वॉज ASP इलाहाबाद। मेरा प्रमोशन के ऊपर, मेरा फर्स्ट प्रमोशन पे एज SP ऑफ दिस एरिया मेरा प्रमोशन हुआ और मैं यहाँ आया था। तो जब मैं आया तो मैंने देखा कि एक प्रकार से दिस वॉज माई फर्स्ट टास्क कि जो भिंडरा वाले सैफरन टाइगर्स ऑफ खालिस्तान का जो गैंग है, वो जो अभी एनकाउंटर में पुलिस वालों को मार के फरार हो गया है, उसको पकड़ना है। सो आई टुक इट एज ए चैलेंज, आई टुक इट एज ए चैलेंज। तो फिर वहाँ से और 22 जनवरी तक कुल मिलाकर के 7 महीने की कहानी हुई, 25-26 जून से और 7 जनवरी, तो 7 महीने में हमने अपना टारगेट को अचीव किया। तो 6 महीने पहले 6 महीने में कोई सफलता नहीं मिली। हम कोशिश करते रहते थे, जाते थे, पूछते थे, तो क्या होता था कि पहले टेररिस्ट को 2 दिन बाद पता चलता था कि यहाँ आए थे, यहाँ छुपे थे, यहाँ से खाना गया था, बाद में पता चलता था उनके निकल जाने 2 की। दिन बाद। फिर धीरे धीरे वो टाइम गैप कम होने लगा, बिकॉज हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ी। वहाँ एक प्रॉब्लम हो रखी थी, जो टाडा एक्ट था उसमें टेररिस्ट को शरण देना भी उतना ही बड़ा अपराध था, ओके ठीक है, जितना टेररिज्म। तो अब होता क्या था, ये लोग जहाँ जहाँ जिस घर में रुकते थे, जिस गन्ने के खेत में रुकेंगे, उसके घर वालों को AK-47 दिखाएंगे, बोले वहाँ खाना भेजना है। अच्छा वो क्या करेगा बेचारा, करेक्ट, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। दे हैड नो ऑप्शन। तो AK-47 की नोक पे सपोर्ट दे रहा है ना वो, घर में रुकवा रहा, खेत में रुकवा रहा, जो कर रहा है, ठीक है। और इस नाम पे होता क्या है ना, एक और प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, कहीं ना कहीं बहुत सारे और फैक्टर लग जाते हैं, लोग बाग अपनी दुश्मनियाँ निकालते हैं, कहीं करप्शन भी होता है। लोग बागों ने झूठे केस ही बनवा डाले कि सब वो वहाँ रुके थे टेररिस्ट उसके घर पे, अच्छा तो पुलिस उसको पकड़ लाई, बाद में बता दिया तो बेचारा झूठा ही फंस गया, उसने दूसरी न चुगली कर दी, कोई बीच के दलाल पैदा हो गए। तो मैंने क्या किया, 1 महीना ये सब समझा और डिक्लेयर किया ओपन मंच से कि मैं अभी शरण में किसी को नहीं जेल भेजूंगा, कि हम मान के चलेंगे कि वो फोर्सिबल है। ओके तो उससे एकदम से मेरा एकदम क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आने लग गई। पहले आदमी डरता था ना कि मैं पुलिस को बताऊंगा कि बेटा तूने शरण दी, चल तू ही अंदर चल। करेक्ट, टेररिस्ट तो पकड़ नहीं पाते थे, इन बेचारों को जेल भेज देते थे। हाँ, तो ये हमने जब से चेंज किया तो हमें सूचना बेटर आने लग गई, और मंच से, ओपन मंच से हमारे साथ लोग आने लग गए। उन्होंने कहा हमें टेररिज्म ने किसी को कुछ नहीं दिया, ये सब बेकार की बातें हैं। मैंने एक बहुत ही मार्मिक कहानी लिखी है, अगर उसमें एक पेज जी। का पढ़ेंगे आप, मुझे तो उसका नाम भी याद है, कीमत सिंह। मैंने एक पब्लिक रैली की काइंड ऑफ, तो उसमें कीमत सिंह बेचारा रो पड़ा, बोला सर हम लोग जब थाने आते थे तो बड़े सम्मान से देखा जाता, प्रधान जी वाजे सरपंच कि प्रधान जी आए हैं, 10 मतलब चाय पानी की पूछताछ होगी, और अब हमें
टेररिस्ट की नज़रों से देखा जाता है। हम तो वही आदमी, हमें क्या बदला? अब कोई बाहर से आकर के रेडिकलाइज लोग आकर के यहाँ की शांति को भंग कर रहे हैं, डज नॉट मीन कीमत सिंह चेंज हो गया। कीमत सिंह उतना ही देशभक्त है आज भी, ठीक है। तो कीमत सिंह बेचारे को इतना पिंच हुआ, तो ऐसे ऐसे हमें एपिसोड देखने को मिलते थे कि भाई कि पूरी की पूरी कौम थोड़े ही कोई टेररिस्ट हो जाती है। तो कुछ ब्रेन वाश्ड पीपल हैं, भटकाए हुए लोग हैं, भटकाई हुई युवा पीढ़ी थी। वो एजेड आदमी भी बहुत कम थे उसमें, मोस्टली यूथ था जो AK-47 की किक थी। तो और वो फ्री में मिलती थी दुनिया भर की उन दिनों, पूछो मत। पाकिस्तान से आता था। हाँ बिल्कुल, सबका सब। तो इस तरह से हमको सफलता मिलने लगी, सूचना मिलने लगी। तो 22 जनवरी की मॉर्निंग वो मॉर्निंग थी कि मुझे सुबह सुबह 8:30 बजे के करीब एक कॉल आया कि साहब जहाँ हीरा सिंह छुपा हुआ है वो बताने वाला एक कंक्रीट आदमी का एग्जैक्ट लोकेशन मेरे पास आया हुआ है। मैंने कहा लेकर आओ। तो मेरे घर पे पहुंच गए वो, 8:30 पहुंचे, कॉल आया होगा 8:15। तो घर पे आया तो आई टॉक टू हिम फॉर 5 मिनट्स, तो आई कुड मेक आउट कि 100% रियल केस है। ठीक है, केस क्या था? 4 लोग, हीरा सिंह प्लस 3 मोर, 4 ऑफ देम हैड कम 9 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम रुद्रपुर एंड स्टेड इन गन्ने का फील्ड। ठीक है, वो उनके लिए बड़ा अच्छी जगह होती थी, गन्ने में दिखता नहीं है किसी को। तो और उनके प्लान ये था कि वहाँ का जो रिचेस्ट राइस मिलर है उसके बेटे को किडनैप करना है नेक्स्ट मॉर्निंग। और 94 में 50 लाख की रैंसम उसने मुझे बोला। 50 लाख? 94 का 50 लाख आज 50 करोड़ है, अब चेक करके देख लो। ठीक है, कि 50 लाख रुपए उससे लेंगे और उससे हमारा ये जो मारे मारे घूम रहे हैं ना 26 जून से, वो खत्म होगा, फिर लेके पंजाब भाग जाएंगे। दिस वाज हिज प्लान। कि यहाँ पुलिस जो है बिल्कुल चैन पे नहीं, अब तो सपोर्ट भी करना लोगों ने छोड़ दिया है। तो फ्रस्ट्रेशन में उसने ये प्लान बनाया था और 4 लोग आ गए। फिर आए, बोले कि ऐसा करो, जा करके एक मोटरसाइकिल लूट के लाओ। ये लोग पैदल चलते थे अंदर अंदर अंदर, हाँ, क्योंकि किडनैपिंग कैसे होगी, लेके कहीं भागना पड़ेगा ना। तो एक मोटरसाइकिल लेके उस पर करेंगे। ओके। तो दो टेररिस्ट को, 2 लड़कों को भेजा गया रुद्रपुर, या रात में जो है कोई भी किसी की AK-47 दिखाना, मोटरसाइकिल छीन लेना और बस। ठीक है, ये आए रुद्रपुर, तो इन्होंने जो है किसी बात पे झगड़ा हो गया। अच्छा, खुद में ही? खुद में ही, खाने पीने पे। अच्छा। खा पी करके एक जने ने दूसरे को गाली दे दी, उसकी बहन वहन का कुछ बोल दिया। तो उसने तैश में आके बोला बहन पे मत जाना बे। ठीक है, उसने उसको चाकू मार दिया। अच्छा। तो ये जो बंदा था ये डरा हुआ था कि मैं अगर वापस गया तो हीरा सिंह मुझे नहीं छोड़ेगा, बिकॉज द वन हु गॉट किल्ड वाज क्लोजर टू दैट मैन, क्लोजर टू द गैंग लीडर। तो इसलिए इसने पुलिस को सूचना दी कि मेरे पास एकमात्र बचने का ऑप्शन ये है, नहीं तो मैं कल मारा जाऊंगा। तो प्लान तो चौपट हो ही गया उनका। तो ये आए मेरे पास। अब आप सोचिए, मैंने इसको सच माना और हमने अपने, मेरे जो गार्ड रहते थे घर पे 4 लोग, उनको गाड़ी में बैठाया और मेरा जो गनर अपनी 47 लिया और उसको लेकर के हम गन्ने के खेत में चले गए। वहाँ हमने चारों को एक एक कोने में बैठाया। तो फिर रह गया एक मैं, एक मेरा गनर और एक टेररिस्ट। इन 3 के साथ हम जो है वेट करने लगे फोर्स को हमने वहीं से बोला था कि जल्दी से जल्दी फोर्स भेजो कंट्रोल रूम को। और फोर्स भी ना, एक तो मॉर्निंग का टाइम होता है, पुलिस 5-6 बजे तक तो गश्त करती रहती है, तो लेट आई, मतलब टाइम लगा। तो मुझे बाद में समझ आया कि अगर ये डिकॉय होता, अगर ये प्लॉट होता, तो मैं तो गया था उस दिन। हाँ, वो झूठी कहानी भी तो हो सकती थी पूरी। एम्बुश कर सकते थे आप, एम्बुश कर सकते थे बड़े आराम से, पूरी की पूरी कहानी झूठी पॉसिबल थी। करेक्ट। बट आई ट्रस्टेड द मैन एंड ही वाज ट्रू, लकीली। और सेकेंडली ये भी बड़ी बात है कि हीरा सिंह ये ट्रस्ट बिलीव ही नहीं कर पाया कि इतनी कम फोर्स के साथ यहाँ आ गए होंगे। उसको लगा होगा फोर्स होगी। हाँ। उसको गन्ने के खेत से तो हम दिख रहे हैं ना, हमें अंदर नहीं दिख रहा कुछ भी। हाँ, वो आपको देख सकते वो हैं। हमें देख सकते हैं। तो हम बहुत बड़े रिस्क लिए थे उस दिन, वो बाद में समझ आया। उस टाइम तो जोश था, जुनून था, ड्यूटी का जुनून था। तो फिर फोर्स आई, फिर हमने फायरिंग शुरू किया। मतलब एक उसको भेजा, ट्रैक्टर को हमने गन्ने में भेजा। ओके। तो ये थोड़ा बाहर आके मेड के किनारे इन्होंने फायरिंग शुरू किया। जितनी भी उन पे
दुनिया भर के बंडल रखते थे अपनी, उनका मैगजीन्स का 30 हुँ। 30 की वो होती थी अच्छा, मैगजीन। इतना असला लेके हाँ, चलते थे? बहुत असला लेके चलते थे। ओके। हाँ, तो वो हमने क्योंकि और हमारी क्योंकि फोर्स काफ़ी हो गई थी, हमारी फोर्स तो 500-700 की हो गई थी। तो फिर भी मैंने उनको एक तो एल शेप में लगाया था जिससे आपस में क्रॉस फायरिंग ना हो, और एक ये कहा था कि सिर्फ जिस फ्रंट पे फायरिंग हो रही वही करेंगे और कोई नहीं करेगा। तो शुरुआत के 2 घंटे इसलिए बीत गए हैं, कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट नहीं हो रही थी। फिर जब और क्लियर हो गया ना डायरेक्शन, तब हमें सफलता मिली। अच्छा, ओके। पर सर जो आपने वो बात कही कि आप वो एम्बुश भी हो सकता था, पर नहीं हुआ क्योंकि आपने एक इंसान पे ट्रस्ट किया था। ये ट्रस्ट कैसे हुआ? यार कुछ तो हमें आदत पड़ जाती है पुलिस को, देख के पता चलता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन देख के नहीं? नहीं, बात करके। ओके। अम, आप देखिएगा कभी भी 4 लोग हैं, मान लिया कोई नेगेटिव काम कर रहे हैं, ठीक है, तो पुलिस उनसे बात करके 5 मिनट में बता देगी इनकी कहानी झूठी है कि सच्ची है। वो सिक्स सेंस बिल्ड हो जाता है वो। नहीं, वो कुछ टेक्निक्स भी हैं। आप चारों को अलग अलग बात करो, चारों से अलग अलग सवाल एक ही सवाल पूछो, चारों के जवाब अलग अलग होंगे। अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो, सच बोल रहे हैं तो चारों का सेम होगा, क्योंकि चारों एक जैसा झूठ कैसे बोलेंगे। तो ऐसे कुछ धीरे धीरे आदतें, कुछ मतलब हमारा एक्सपीरियंस, उस सबसे पता चल जाता है कि कहानी सच्ची है। ओके। और जो उसने जिसको चाकू मारा था वो हॉस्पिटलाइज्ड भी था, तो उसने वो भी उसको क्रेडिबिलिटी दे रहा था। तो सर जैसे जो इंटेलिजेंस होती है, अब आर्मी को ले लीजिए तो वहाँ पे हमें पता है कि आर्मी का खुद का एक इंटेलिजेंस यूनिट है, फिर आईबी हो जाती है, आरएनडीडब्ल्यू हो जाती है। पुलिस का भी कोई ऐसा इंटेलिजेंस यूनिट होता हाँ, है? पुलिस का इंटेलिजेंस होता है ना। ओके। और ये कैसे काम करता है? ये कई स्टेट्स में इसको सीआईडी बोलते हैं। अच्छा। पुराने ज़माने में सीआईडी कंबाइंड था, हुँ। सीआईडी प्लस इंटेलिजेंस, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज इंटेलिजेंस। ओके, अब वो कई स्टेट्स में अभी भी नाम सीआईडी रखा हुआ है, बट कई स्टेट्स में दोनों अलग अलग हो गए हैं। ओके। एक उसकी क्राइम ब्रांच हो गई, एक इंटेलिजेंस ब्रांच हो गई। हुँ, यूपी में सीबीसीआईडी है, क्राइम ब्रांच ऑफ सीआईडी, हुँ। एंड इंटेलिजेंस है। ओके। तो य वहाँ से आपको इनपुट्स मिलते रहते हैं जब भी आपको चाहिए? मिलते रहते हैं, पर जरूरी नहीं है कि उनके पास सब कुछ हो। हाँ, वो भी है। तो मतलब वो भी तो इंसान ही है। करेक्ट। हाँ। तो जो पुलिस होती है, उन्हें अपना भी एक खुद का नेटवर्क बिल्ड करना पड़ता होगा, जो थाना पुलिस है उनकी अपनी भी नेटवर्क रहते हैं। तो उसे भी आप टैप इन कर सकते हो कभी हाँ, भी? वो मुखबिर बोलते हैं कि हुँ, हम हुँ। कहीं ना कहीं पब्लिक में बैठेंगे, इधर बैठेंगे। आपके बेसिक वो है यार, ह्यूमन सेंस। हुँ, हर किसी को अपना इंटेलिजेंस रखना चाहिए। जब आप इतने जॉब में, जो एसपी है मान लिया, उसके थाने के सोर्स अलग है, इंटेलिजेंस के सोर्स अलग, पर पर्सनल भी होने चाहिए। अगर वो पब्लिक में 10 लोगों से मिलेगा तो वो भी तो कुछ देंगे, सूचना देंगे। अगर आप ढंग से अप्रोचेबल हो, तो मैं तो लाइफ भर अप्रोचेबल रहा लोगों को, मेरे को डायरेक्ट इनपुट्स बहुत आते थे। वो इंटेलिजेंस का सबसे अच्छा सोर्स है, क्योंकि ये लोग तो डिस्टोर्टेड देंगे, और कई बार ये ऐसी सूचना देते हैं विच यू वांट टू हियर, तो वो तो चापलूसी वाली सूचना हुई, मतलब वो रियल नहीं होगी ना। क्योंकि असली असली इंफॉर्मेशन देने से डरते भी हैं लोग। इवन टुडे आप देखो ना, जो टॉप ब्रास है, टॉप टॉप लीडर्स हैं, स्टेट का कोई हेड है, तो उसकी इंटेलिजेंस उसको पूरा सच बताने से डरती है। करेक्ट, क्या हाँ, समझे आप? बिल्कुल। क्योंकि पता चला बॉस नाराज हो गया हाँ। है? और वो कर नहीं और सकते। क्योंकि उसको सच सुनने की आदत नहीं है, हैं? अब तो जी, भाई इतने पावर में आ गए, तो चापलूसी इतनी हो रही है दिन भर, जी, जी। सच नहीं सुन सकते। अगर आप किसी सीएम को बता दीजिए कि आप इलेक्शन हारने वाले हैं हुँ, या हार सकते हो, वो नाराज हो जाएगा आप। बिल्कुल। तो पर जबकि सच सुनना चाहिए कि भैया ये ग्राउंड से आप पीछे जा रहे हो। हुँ, ओके। सर आपकी लाइफ़ का सबसे खतरनाक क्रिमिनल कौन था अब तक जिससे आपने डील किया है? भाई सबसे डील वाले तो बहुत हैं, बट सबसे खतरनाक एनकाउंटर तो यही था, हीरा ये। सिंह वाला। हुँ, और डील करने वाले तो बहुत हैं। एक हरिद्वार का था बहुत बढ़िया केस। तो मैं एक क्रिमिनल की कहानी बता रहा हूँ, उससे आपको एक आइडिया होगा पुलिस की फंक्शनिंग का और कैसे क्रिमिनल सोचता है, बात करता है। तो मैं एसएसपी हरिद्वार था 2002 से 2004, करीब 2.25 साल। तो 2003 की शायद कहानी है ये। तो रुड़की का एक इलेक्ट्रॉनिक शॉपकीपर था, तो उसके पास इसकी जो वहाँ का सबसे बड़ा गैंगस्टर था, समझ लीजिए, उसकी कॉल आई 5 लाख के लिए, 5 लाख मुझे दे दो।
और ये हरिद्वार का ही नहीं, वेस्टर्न यूपी का भी सबसे बड़े गैंगस्टर्स में से एक था। मतलब ये तो जाना जाता है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये बेल्ट ना बहुत था। तो वो समझ लो गाजियाबाद से हरिद्वार तक ही वाज किंग पिन काइंड ऑफ। तो इसने जो है ना ये मेरे को अप्रोच किया किसी के थ्रू, मुझ तक पहुंचा, तो मेरे पास मुझे मिला। तो मैंने कहा कि अरे ऐसा कर रहे हैं तो एफआईआर लिखवा देते हैं। तो मैंने एफआईआर लिखवा दिया और एक गनर दे दिया उसको कि भाई कल को कोई जो है आपकी सुरक्षा को खतरा ना हो जाए। फिर वो ये मैंने नॉर्मल कर दिया क्योंकि हमारे लिए मतलब ऑलमोस्ट बेसिक सा होता है। नॉर्मली लोग एफआईआर कराते नहीं है, हाँ, पुलिस भी आसानी से करती नहीं है। तो मैंने डायरेक्टली टू टेक द प्रॉब्लम हेड्स ऑन, मैंने एफआईआर कराने का ऑर्डर कर दिया और उसने भी करा दी। उसको ज़्यादा रिपरकशन इसके पता नहीं थे। रिपरकशन पता चले उसे 2 दिन बाद। फिर वो आया मेरे ऑफिस, मेरे थर थर काँप रहा था, उसे बोला नहीं जा रहा। मैं क्या हो गया भाई? बोला सर आपने कहा एफआईआर करा दिया, मैं तो फंस गया। मैं क्या हुआ कि वो उसका फिर से कॉल आया, उसने मुझे सुना है उसका ऑडियो, वो रिकॉर्ड करता था हर कॉल। तो मैं भी सरप्राइज। तो इतनी टेरराइजिंग कॉल थी वो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसा क्या था उसमें? तो एक तो 50 गालियाँ थी, गंदी से गंदी, हम्म, जो हम इस पे माइक पे बोल भी नहीं सकते। माँ बहन से तो शुरुआत होती है, उसके आगे जाने कहाँ तक जाता है। ठीक है। और फिर उसने कहा कि हम तो वो हैं भाई, हरिद्वार छोड़ पूरा यूपी में और उत्तराखंड में हमारे खिलाफ कोई एफआईआर करने की हिम्मत नहीं करता। जब 2 टपकाया थे तब नहीं एफआईआर होती। तुम्हें तो साले हमने किया ही क्या था? तुमसे खाली 5 लाख मांगे थे, हैं? हम तो 2-2 को माराते तब हमसे कोई एफआईआर नहीं करता हमारे खिलाफ। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? दिस वाज द लाइन ही टुक अप, ओके। कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे होगी मेरे खिलाफ एफआईआर करा दी। अब देख तेरे को तेरा एसपी कैसे बचाता है। तो इतना वो टेरराइज था, थर थर कांप रहा था। तो जो मैंने जो है मेरे को खुद अचानक से ये बात समझ आई, यार कुछ ना कुछ गलत हो गया। हम्म, क्योंकि मैं इसको एक गनर दे दिया, वो क्या प्रोटेक्शन है? ये दुकान पे चला जाएगा, घर में इसका परिवार है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वो घर बचाएगा, स्कूल में बच्चे को बचाएगा कि अपनी दुकान में खुद को बचाएगा? हाँ, ठीक है ना। तो मेरे को भी ये लगा कि भाई मेरी वजह से कहीं बेचारे का इसका पूरा परिवार जो है उसमें आ गया है। इससे तो क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को चुपचाप भी नीचे नीचे भी हैंडल करते हैं, पुलिस तक आते भी नहीं है, किंतु हम हेड्स ऑन लेने वाले थे। तो उसका मेरे में भी कॉन्फिडेंस चेक कि सर वो तो कह रहा है मैं तो एसपी, तुम्हारा एसपी को भी देख लेंगे क्या होता है, हैं? तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो वही उसका होगा कॉन्फिडेंस, किंतु इतनी जल्दी हार नहीं माननी है। तो मैंने कहा थोड़े दिन दुकान भूल जा, मैं तेरे को डबल सिक्योरिटी दे देता हूँ, हैं? बट अपने को बच्चों को भी वो मान के चल। तो उसको बेचारे को नींद आना बंद हो गई। अच्छा। रात में ही सपनों में उसे वही दिखते थे कि जाने कौन दो उसके गुर के आगे गोली टपका के चले गए, गोली मार के चले गए। तो उसने दुकान जाना बंद कर दिया, अपने घर जाना, मतलब घर पे भी दिन भर वो सदा बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। तो फिर मैंने इसको बोला कि इस बार जो कॉल आएगी तो आप हमें इमीडिएटली बताइए कि कॉल जब आ रही है। तो उन दिनों 2003 की बात है। तो हम लोग वो नंबर को जो टेलीफोन विभाग की डायरेक्टरी होती थी उसकी कंप्यूटराइज डायरेक्टरी से मैच करते थे। ओके। फिर वो नंबर वो होते थे ना पीसीओ, हाँ, पब्लिक कॉल ऑफिस क्या होते थे, हाँ। पीसीओ का ट्रैक करते थे कि ये एड्रेस है जहाँ से कॉल आ रही है, और वहाँ अच्छा। अपनी पार्टी भेजते थे। ओके। अब इस काम में लग जाता था टाइम, हाँ, तब तक कॉल कट हो जाती थी, तो बंदा गायब। ठीक है ना। हाँ। तो हमने ये ट्रैक किया कि इनकी सारी कॉल जो है गाजियाबाद एरिया से आ रही थी। हुँ। तो इसका मतलब ये वहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है। और इसके अलावा वो एक फैमिली को और कॉल कर रहे थे हरिद्वार में उन दिनों, पैरेलली 2 ऑपरेशन चला रखे थे उन्होंने। उस फैमिली की मेन कॉल थी, उनकी कोई ज़मीन थी डिस्प्यूटेड, हुँ। तो वो कह रहे थे वो हमें दे दो तुम। ओके। हाँ, उस पर अपना दावा छोड़ दो। 2 लोगों का था ना। हाँ, हाँ। तो एक पार्टी से पैसा ले रखा था दूसरे वाली से, और जिस पार्टी को कॉल कर रहे थे उनसे कह रहे थे बेटा नहीं तो छोड़ तुम दो। जिंदगी नहीं बचेगी, क्या करेगा यार तू।
प्लॉट लेके क्या कर लेगा जब, है जब मतलब आदमी सोचता है ना, तो वो हुँ। सोचता है यार सच में। तो बिल्कुल। उसके ऊपर वो ये दबाव बना रहे थे कि तू अपना क्लेम छोड़ दे और हम आ गए इसमें। वो सिंपल लड़ाई नहीं रही है ये, है काइंड ऑफ। हाँ। तो इन दोनों को हमने ये ट्रेन किया, भाई तुम किसी तरह अपनी कॉल को लंबा खींचो। हुँ। ताकि आप ट्रैक कर सको, ट्रेस कर सको। हाँ, जिससे कि हमारी टीम पहुंचे तो वो हुँ। उनको एंगेज कर सके। हम्म, इसने एक फोन में यहाँ तक बोला कि ही नोज कि मेरी वाइफ जो है जीन्स पहनती है, मेरी, आपकी? हाँ अच्छा। एसपी की वाइफ रुड़की जाती है, तो इतना भी ट्रैक करते हैं। वो उन दिनों पीएचडी कर रही थी वहां से आईआईटी रुड़की हाँ। से मेरी वाइफ। तो इतना खतरनाक इनका वो सिस्टम होता है। तो हमें जब सफलता मिली इस केस में, क्योंकि एक तो थोड़ा दिन, जितने दिन बीतते जाते थे मुझे और कहीं नहीं, मुझे सबसे बड़ी चिंता ये थी अगर इस बंदे को कुछ हो गया हुँ। तो मेरे को जैसे कि अपने को भी मैं माफ नहीं करेक्ट। कर पाऊंगा काइंड पर्सनल ऑफ। लॉस जैसा हो हाँ, जाएगा। नहीं पर्सनल लॉस तो हो ही गया, बट मेन ये था ना कि उसको तो एफआईआर को समझ नहीं पाया था हाँ। इम्प्लीकेशन। और सच में कोई इतने बड़े बड़े गैंगस्टर के अगेंस्ट एफआईआर कराने की हिम्मत करता भी नहीं है। हुँ। उसने बाई नेम करा दी। बाई नेम से डरते ना, मर्डर होते हैं अननोन में एफआईआर होती हैं, सबको पता होता है इसने मारा, फिर भी नहीं कराते डर के, हुँ। क्योंकि इनका टेरर इतना होता है जो बड़े गैंगस्टर होते हैं। तो दैट वाज द इशू। तो खैर इसमें हमें सफलता ऐसी मिली, जो हरिद्वार वाली फैमिली थी उसकी लेडी बहुत बोल्ड निकली। हाँ, और दीज गैंगस्टर्स वर टू, दोनों एक साथ ऑपरेट करते थे। तो एक बड़ा था उनमें नाम, एक छोटा था। बड़े का नाम मतलब सब लोग जानते थे, उसका एक चेला टाइप का था। ठीक है। तो व्हाट हैपेंड दैट डे, जो ऑन द फेटफुल डे, कि इसने कॉल लगाई, तो उसने आंटी जी ने कॉल उठाई अंकल की बजाय। तो उन्हें कहा आंटी जी अंकल कहाँ हैं, उनको समझ नहीं आ रही क्या हमारी बात, क्यों घर को खराब बर्बाद करने पे तुले हुए हो। तो उस दिन तो फिर आपका ना प्लॉट बचेगा ना जिंदगी बचेगी, फिर क्या जिंदगी के बाद किसी चीज़ की वैल्यू तो है नहीं। आप अंकल जी को समझा लो जरा। तो इन बातों में उलझे हुए थे, 2-3 मिनट निकल गए। फिर क्या हुआ पता नहीं क्या, या तो वो बोर हो गया जो जो गैंग लीडर था, उसने कहा लो आंटी लो इससे भी बात कर, मेरे दोस्त से। तो फोन उसने अपने दोस्त को दे दिया, और वो दोस्त थोड़ी सी देर में लंपटगिरी पे आ गया। वो बोलता है कि अरे छोड़ आंटी, प्लॉट छोड़, सब छोड़, तू अपनी बेटी को मेरे पास भेज दे रात, फिर हम सारा दावा छोड़ देंगे। सच्चाई है भाई ये। तो बस आंटी तो ऐसी शेरनी बनी, उसने जो है उसने कहा अरे कुत्ते कमीने, फिर उसने 50 तो उनको सुनाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी, हम इतने गिरे हुए हैं कि अपने प्लॉट के लिए अपनी बेटी को दे भेज देंगे, ये ऐसे नहीं है भाई, हमारी भी गैरत है, ये है वो है। कुछ कुछ शब्द निकलते गए, इमोशन निकलती गई। कुछ हमने बता रखा था किसी तरह कॉल को लंबा खींचना है। तो ठीक 17वें मिनट पे अगर वो ऑडियो होता था हमारे पास, उसमें गोलियों की आवाज़ आ जाती। अच्छा। हमारी और हरिद्वार पुलिस और गाजियाबाद पुलिस की ज्वाइंट टीम वहाँ पहुँच जाती है पीसीओ पे, और फिर आपस में इनकाउंटर होता है, फायरिंग हो जाती है। पुलिस को देखते ओके। हुए फायर करके भागने की कोशिश करते हैं, पुलिस उन पे फायर करती। वॉव! सो दैट वाज द केस। मतलब ये उस ज़माने की बात है जहाँ पे लाइव आप टैप नहीं कर सकते फ़ोन को, तो आप पीसीओ से ट्रैक करते-करते पहुँचे उन तक। ओके। नहीं टैप तब भी हो सकता है, टैप होकर के काम तो हमें रियल लाइफ में करना पड़ेगा ना। करेक्ट। हाँ, फिर भी रियल लाइफ में तो करना ही हाँ पड़ेगा। भाई, उनकी लोकेशन अदरवाइज कहाँ मिलेगी। हुँ। और वो पीसीओ यूज कर रहे हैं, अपना फोन यूज कर रहे हैं, तो मैं वहां तक पहुंच जाऊँ उस एड्रेस पे। करेक्ट। पीसीओ तो हर बार बदल लो, वो बदल जरूर रहे थे पर एरिया नहीं बदल रहे थे। आप समझ गए। करेक्ट। हाँ, मतलब एरिया वो एक ही है, पीसीओ बदल पीसीओज़ रहा था अलग-अलग। गाजियाबाद और इसके विदिन 10-15 किलोमीटर का एरिया था। ओके। तो हमने टीमें भी बढ़ा ली थी। राइट। हमने जो है ना टीमें गाजियाबाद पुलिस से मिलकर 6-7 कर ली, हुँ। जिससे कि जहाँ से नजदीक होगा वो पार्टी पहले पहुंच जाए, उससे पहले डिसंगेज ना हो पाए फोन। ओके। और वो उधर इमोशनल मामला हो गया। ये लड़का तो अपनी जो गैंगस्टर था अपनी उसमें ख्वाबों में खो गया, हाँ। वो लड़की को डिस्क्राइब कुछ कुछ करने लगे, और ये उस पर वो करी कि भाई ओके। मर जाएंगे, कुछ देंगे, ये ऐसा काम नहीं करेंगे कभी। तो इन इन दोनों चीज़ों ने हमारा काम कर दिया मतलब। वाह! तो इतना बड़ा जो, जिसे मैं कहूँगा सबसे एक फंसा हुआ मेरे दिमाग में बड़ा बोझ रह जाता हाँ। कि हमारी वजह से बेचारे उस फैमिली, और वो जी, हम जी। एक गनर कभी कितने दिन नहीं बचा सकता।
क्योंकि हाँ, गैंगस्टर का तो कुछ नहीं, वो बाइक हाँ, पे आएगा, हाँ, दूर से हाँ। मार के चला वो गया। 24 घंटे थोड़े रह पाता है यार, इतने हुँ, आदमी हम पे आदमी नहीं, हम हर किसी को इतने देते रहे। वो तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए जाने कितने आदमी चाहिए भाई। करेक्ट। तो ये सिक्योरिटी फुल प्रूफ थोड़ी होती है, हुँ, एक सहारा है। 70-80% है, दूसरे को डर है कि भाई वो साथ में गनर है, वो भी गोली चला देगा, वो डर है। हुँ। मैं तो कहूँगा वो डर ज़्यादा है। तो अदरवाइज एक गनर से किसी को फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं मान सकते आप। सर इस पॉडकास्ट पे हमने अब तक बहुत सारी बातें की। एक आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आपको इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से आप भारत को देखते हो, तो इस वक़्त जो आपने स्टार्टिंग में जो हम बात कर रहे थे कि 3 हमारे लिए हिस्टोरिकली प्रॉब्लम्स रहे हैं, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और नक्सलिज़्म। आज के टाइम पे जब हम ये इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तीनों ही प्रॉब्लम इतने बड़े नहीं हैं, कम हो चुके हैं। कम हो चुके हैं। आने वाले टाइम में भारतीय पुलिस के लिए या हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़े प्रॉब्लम्स कौन से रहेंगे? नक्सलिज्म ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, हो चुका है हो ही मोस्टली चुका और है, हो राइट? जाएगा। नॉर्थ ईस्ट भी और खत्म हो जाएगा। कश्मीर 100% खत्म नहीं हो पाएगा, कारण है कि उसके पीछे एक चोक देने वाला हुँ, बैठा है। ठीक है, लगातार कुछ ना कुछ वो कोशिश करते रहेंगे, हुँ। तो 100% खत्म होना आसान नहीं है। ठीक है, फिर जो जो खालिस्तान का इशू अभी वापस से आया है, ये भी खत्म हो जाएगा? ये खालिस्तान का इशू के पीछे भी फिर से आईएसआईडी लगी आईएसआई हुई है, हाँ। हैं। और कुछ को उनको पन्नू जैसे लोग मिल जाते हुँ, हैं जो विदेश से पैसा चंदा इसी नाम पे इकट्ठा कर रहे हैं, वो पूरा उनका लाइफ ही इसी पे चल रहा है इतने दिनों से। ठीक है ना, तो ये इशू है, बट ये इतना लंबा नहीं जाएगा। ओके। हाँ, क्योंकि उसको रियल ग्राउंड सपोर्ट नहीं है। हुँ, बाहर दूसरे देशों में बैठे हुए लोग ना वो थोड़ा बहुत सोचते हैं। मुझे तो एक समझ आया अभी, एक कहीं ना कहीं से थ्योरी फ्लोट भी हुई है कि ये एक ना एक दिन आप देखना ये खालिस्तान कनाडा में बनेगा। तो हमारे लिए तो अच्छी बात है जी। कि हमारे सनातन से तो जुड़े हुआ है ना, हाँ, जो सिख धर्म है, कहीं ना कहीं हिंदुइज्म का एक परिष्कृत रूप है। हुँ, गुरु नानक के जो वो है ना, इतने अच्छा उन्होंने उसके वो बिल्कुल, किया बिल्कुल। है। तो अगर हमारे लोग जो है वहाँ जा करके एक वो क्रिएट करते हैं, इट इज़ पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। जिस तरह के उनको ट्रूडो का बिहेवियर था, वो समझ नहीं रहा था, अपने राइट, लिए अब गड्ढा खुद खोद रहा है। छोड़ना पड़ा उसे तो हाँ, फिर अब। से छोड़ना तो पड़ा। एक ना एक दिन ये डिमांड आएगी कि वो कहेंगे हमारे यहाँ पे दे दो भाई खालिस्तान, हुँ। तुम्हें इतना प्यारा लग रहा है ये, तो वहीं पे दे दो, आपके तो जमीन की भी कोई लिमिट नहीं है। कनाडा तो वो एरिया वाइज इंडिया से बहुत बड़ा है। बिल्कुल। हाँ, तो जो बड़े इशू मेरी नज़रों में जो रहेंगे, कश्मीर विल कंटिन्यू, हुँ, बट द बिगेस्ट इश्यूज आर जो चैलेंजेस हैं, एक तो कम्युनलिज्म को मैं सबसे बड़ा चैलेंज मानता हूँ, हम्म, और ड्रग्स और साइबर, ओके। ये तीन जो हैं बड़े चैलेंज रहेंगे। और हुँ, कम्युनलिज्म ख़त्म हो सकता है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। अभी तो हुँ, एक चिंगारी जो दबी हुई है, बट उसमें राइट। उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, मतलब। पर सर जो नए आईपीएस ऑफिसर्स आ रहे हैं अब, जो ये आपने 3 प्रॉब्लम्स बताई, इनसे अगर उन्हें डील करना है फ्यूचर में, उन्हें क्या-क्या चीज़ें करनी होगी? अब ड्रग्स के लिए तो डिमांड साइड पे भी अटैक करो, सप्लाई साइड पे भी अटैक करो, दोनों पे अवेयरनेस भी फैलाओ, हैं। और साइबर के लिए साइबर लॉज को कठोर बनाना है, अभी नहीं बने, हमने तो बहुत कोशिश की। एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी हाँ, उसमें। फिर साइबर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, वो भी सारे स्टेट की पुलिस को क्रिएट करने हैं। तीसरा ये है कि जो बैंक्स हैं, जो अदर प्लेयर्स हैं, बैंक्स हैं, टेलीकॉम हैं, टेलीफोन विभाग, कैसे जिसको पकड़ते थे हज़ार हज़ार सिम कार्ड मिल जाते थे, वो कैसे मिल रहे हैं उनको बिना केवाईसी के? बैंक के अकाउंट कैसे खुल रहे हैं फेक इतने सारे? उन फेक अकाउंट के बेस पे बैंक को क्यों नहीं पता चल रहा है कि अभी 1 घंटे में पैसा आके निकाल भी लिया? ऐसा क्या अकाउंट खोला बैंक ने? फिर अकाउंट बंद भी करा दिया। तो इन सब को स्टेक होल्डर्स को ये खुद एआई का यूज़ करके क्यों नहीं ऐसे म्यूल अकाउंट्स को, फालतू अकाउंट्स को क्यों नहीं पकड़ लेते? तो ये सारे चीज़ों को आगे आना पड़ेगा, है ना? और उस पे मतलब अभी हमें और बहुत काम करना है। कम्युनलिज़्म जो है उसका सॉल्यूशन एक ही है कि अ, हमारे जो एक कम्युनिटी है, समहाउ वो डेवलप नहीं हो पाई है। नॉट ऑल ऑफ देम, बट मेजॉरिटी ऑफ देम। और उस मेजॉरिटी को डेवलप नहीं होने देने के पीछे इन्हीं के नेताओं का हाथ है। बिकॉज जब तक वो डेवलप नहीं होते, वो वोट बैंक हैं।
जब डेवलप हो जाएंगे वोट बैंक खत्म हो जाएगा, फिर अपना दिमाग लगाने लगेंगे। फिर वो और डेवलपमेंट जो हाँ, देगा उसे वोट करेंगे। अभी तो उनमें वो हर्ड मेंटेलिटी है, हुँ, भीड़ वाली मानसिकता। तो एज ए ग्रुप वोट करना है, एज ए ग्रुप। तो हमारी डेमोक्रेसी भी एक कभी कभी ना ऐसा लगता है कि भाई ओवर डेमोक्रेसी की वजह से भी ये जी। सब हो रहा है, क्योंकि ये जो जब तक वोट बैंक बने रहेंगे तब तक सॉल्यूशन नहीं। हुँ, फिर ये जो आईएसआई जैसे एलिमेंट इनको जो है बिल्कुल। रेडिकलाइज करते रहेंगे, हैं? तो वो उस चीज को से निकल करके कोई विजनरी लीडरशिप आएगी। हुँ, मैं सोचता हूँ इन्हीं में से हमारे जो देश का मुस्लिम है, जो इसी देश में है, रहना चाहता है, रहना चाहिए, वो इसी में से निकलेगा जो कहेगा हम वी फॉर इंडिया नॉट फॉर पाकिस्तान। नंबर वन ये बोलेगा। नंबर टू ये बोलेगा कि हमें जो है हमें देश के अगेंस्ट कुछ नहीं होने देना है, हैं? ठीक है। और फिर इन्हीं में से रियल में हीरो बनेगा कोई ना कोई, जो इनको ये जो जिहादी मानसिकता से बाहर निकाले, और जो 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 लोग रेडिकलाइज हो जाते हैं उनको काउंटर रेडिकलाइज करें खुद। तो अगर ऐसा होता तो ये देश जो है कभी भी अमेरिका से आगे निकल जाएगा। मुझे लगता है अपने देश की नंबर वन प्रॉब्लम कम्युनलिज्म होने वाला है। राइट। एंड आई थिंक जो पुलिस है, जो आर्मी है, ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पे कितने सारे मुस्लिम्स हैं, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्हीं को उनसे इंस्पायर होके सभी को वहाँ वो वो करना सब चाहिए। यूनिफॉर्म हो जाते हैं, हुँ, एक रंग में आ गए ना, राइट, खाकी में आ गए या ओजी में आ गए, तो उनमें वो भावनाएं अच्छी हो जाती हैं। कह तो रहा हूँ ना, अरे भाई इंसान तो हम सब एक ही हैं, हमारे बिल्कुल, देश के एक जैसे, इसी 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 भूमि से पैदा हुए हैं, तो सब एक ही जैसे होंगे। वो तो कहीं ना कहीं उनको ऐसे एलिमेंट हैं जो उनको ग्रो नहीं करने देना चाह रहे, करेक्ट, जो उनकी सोच को सही रास्ते पे नहीं आने देना चाह रहे, जो कहीं ना कहीं उनको रेडिकलाइज करते रहते हैं और कहीं ना कहीं मिसगाइड करते रहते हैं, जो फेक नैरेटिव चलाते हैं ना, वो फेक नैरेटिव बंद हो जाएंगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। राइट। हुँ, क्योंकि फिर दूसरी तरफ से जो नैरेटिव होता है वो भी कहीं ना कहीं उसकी वजह से आ रहा करेक्ट, है ना। वो जी, सोचेंगे भाई डीजी साहब अकेले एक ही हम ही को क्यों बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो ताली तो दोनों हाथों से ही बजती है, बिल्कुल, गलती बिल्कुल। उधर भी होगी कुछ ना कुछ। बट जो मूल कारण ये है, जिस दिन हुँ, ये वाली चीजें हो गई उस दिन देश की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। राइट, ओके। सर थैंक यू सो मच इस पूरे कन्वर्सेशन के लिए। थैंक यू मुझे सर। बात करके आपके साथ में बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत सारा नॉलेज भी मिला। सो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक एंड यू प्लीज। आपकी जो सर्विस रही है फॉर द नेशन उसके लिए भी सर थैंक यू सो मच। थैंक यू।